सैन एंड्रेस धरती का सबसे खतरनाक और एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट है, जहां हर वक्त छोटे बड़े भूकंप आते ही रहते हैं। लेकिन एक दिन यहां होता है इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप, जो पूरे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस को मिट्टी में मिला देता है। ऐसे भूकंप के बीच एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर उतर पड़ता है एक नामुमकिन मिशन पर। लेकिन आखिर में उनके साथ ऐसा कुछ होता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम नेटली नाम की एक लड़की को लॉस एंजलिस के पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। लेकिन वहां उसके साथ ऐसा हादसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उसकी गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। उसे लगता है शायद आज ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन किस्मत आज उसके साथ थी, इसलिए उसकी गाड़ी दो बड़े पत्थरों के बीच फंसकर रुक जाती है। इस डरावनी हालत में नेटली समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। तभी तक लॉस एंजलिस की फायर ब्रिगेड टीम को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वे हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है फायर ब्रिगेड ऑफिसर रे से। वह देखता है कि कार के अंदर एक लड़की ऐसी हालत में फंसी है कि किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है, इसलिए रे उसे बचाने के लिए अपने एक ऑफिसर को नीचे भेजता है। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि नेटली इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि वह ऑफिसर खुद भी वहां फंस जाता है। अब कोई और रास्ता न देख रे खुद नीचे जाने का फैसला करता है। जैसा सोचा वैसा किया, वह बेहद कुशलता से नीचे उतरता है और आखिरी पल में पहुंचकर नेटली के साथ उस ऑफिसर को भी बचा लेता है। इसके बाद सीन बदलकर पहुंचता है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहां प्रोफेसर लॉरेंस अपने स्टूडेंट्स को भूकंप के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहां जमीन के नीचे दो बहुत ताकतवर और एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अब तक वहां कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया था। लेकिन जो लोग भूकंप के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं वो जानते हैं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि जब किसी जगह पर लंबे समय तक भूकंप नहीं आता तो वहां जमीन के अंदर लगातार ऊर्जा जमा होती रहती है और जब वो फूटती है तब आता है एक विशाल और खतरनाक भूकंप। इसीलिए प्रोफेसर लॉरेंस अंदाजा लगाते हैं कि बहुत जल्द सैन फ्रांसिस्को में धरती का सबसे बड़ा और खतरनाक भूकंप आने वाला है। क्लास खत्म होने के बाद लॉरेंस अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी वहां उसका दोस्त किम आता है। किम बताता है कि उसने नेवाडा के एक इलाके में कई छोटे छोटे भूकंप ट्रैक किए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस इलाके में तो कोई टेक्टोनिक प्लेट ही नहीं है। तो फिर इन भूकंपों का असली स्रोत क्या है? इस बात पर लॉरेंस को शक होता है कि शायद वहां कुछ बड़ा होने वाला है, कोई विशाल भूकंप। इसलिए दोनों उस जगह की जांच करने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर रे को उसके काम से लौटते हुए दिखाया जाता है, लेकिन घर पहुंचने पर वह कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसे अपनी पत्नी की तरफ से मिला हुआ डिवोर्स लेटर दिखाई देता है। असल में आपसी तालमेल ठीक न होने की वजह से रे और उसकी पत्नी के बीच जल्दी ही तलाक होने वाला था। रे के फैमिली में उसकी पत्नी के अलावा दो बेटियां थीं, ब्लैक और मैलोरी। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मैलोरी की अकाल मृत्यु हो गई थी। थोड़ी देर बाद ब्लैक अपने पापा रे को कॉल करती है। उनकी बातचीत से साफ समझ आता है कि ब्लैक अपने पिता से बहुत प्यार करती है और इस डिवोर्स की खबर से वह भी अंदर से बहुत उदास है। दूसरी तरफ लॉरेंस और किम अब नेवाडा के सबसे बड़े हूवर डैम पर पहुंच चुके हैं। किम डैम के अंदर चला जाता है और वहां सिस्मोग्राफ के जरिए छोटे छोटे भूकंपों की जांच शुरू करता है। लेकिन तभी उसके सिस्मोग्राफ में एक बेहद तेज और असामान्य सिग्नल आने लगता है। कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन जोरों से हिलने लगती है। 7.1 स्पीड का भूकंप पूरे इलाके को हिलाकर रख देता है। लॉरेंस की जो आशंका थी वो अब हकीकत बनती दिख रही थी। इस क्षेत्र में इससे पहले इतना बड़ा भूकंप कभी दर्ज नहीं हुआ था। उधर डैम की दीवारों में बड़े बड़े दरारें पड़ने लगती हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और कुछ ही पलों में पूरा हूवर डैम ताश के पत्तों की तरह टूटने लगा है। इसी दौरान किम किसी तरह डैम के नीचे से ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह जरा भी देर नहीं करता और तुरंत आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो वहां मलबे के बीच फंसी हुई थी। किम अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, पर तब तक पूरा इलाका मानो तबाही के मंजर में बदल चुका था। आखिर तक किम उस लड़की को तो बचा लेता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। मरने से ठीक पहले वो अपने दोस्त लॉरेंस से कहता है कि आंखें बंद कर लो, और अगले ही पल वो विशाल लहरों में हमेशा के लिए गुम हो जाता है। इस हादसे की न्यूज फायर डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है और वहां से रे को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जाता है। जाने से पहले रे अपनी पत्नी एमा और बेटी ब्लैक से मिलने जाता है। वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि एमा अब डैनियल नाम के एक शख्स के साथ रिश्ते में है और तलाक के बाद दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। हालांकि यह फैसला उन्होंने पहले ही ले लिया था, फिर भी साफ झलकता है कि रे इस बात को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसी वजह से दोनों के बीच थोड़ी बहस भी होती है। फिर रे अपनी बेटी ब्लैक से मिलता है और उसे अलविदा कहकर वापस अपनी ड्यूटी निभाने निकल पड़ता है। उधर डैनियल अपनी सौतेली बेटी ब्लैक को लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वो ब्लैक को लॉबी में बैठाकर खुद एक जरूरी मीटिंग के लिए चला जाता है। इसी दौरान
दौरान ब्लैक की मुलाकात बेन नाम के एक लड़के से होती है जो डैनियल की कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। बेन के साथ उसका छोटा भाई ओली भी था, जिसकी शरारती और मजेदार बातों से ब्लैक जल्दी ही घुल मिल जाती है। तीनों के बीच बातचीत शुरू होती है और माहौल हल्का फुल्का और दोस्ताना बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर लॉरेंस के पास दो रिपोर्टर पहुंचते हैं जो इस हालिया भूकंप पर रिपोर्ट तैयार करने आए थे। इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बताते हैं कि जिस तरह ये भूकंप आया है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन से बहुत दूर हुआ है। इसका मतलब है कि अब बहुत जल्द एक और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आ सकता है। इसी बीच उनके दो स्टूडेंट्स भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कुछ डरावना डेटा ट्रैक किया है। लॉरेंस जब जाकर जांच करते हैं तो देखते हैं कि इतने बड़े भूकंप के बाद भी जमीन के नीचे की एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ती जा रही है। ये संकेत है आने वाले 9.0 स्पीड के भूकंप का। लॉरेंस तुरंत सबको आगाह करने के लिए कहते हैं कि इस न्यूज को जितनी जल्दी हो सके न्यूज मीडिया में टेलीकास्ट किया जाए ताकि लोग समय रहते अपनी जान बचा सकें। लेकिन उससे पहले ही पूरा लॉस एंजलिस दूसरा बड़ा भूकंप झेलने लगा है। उस वक्त एमा अपने बॉयफ्रेंड डैनियल की बहन से पहली बार मिलने आई थी, लेकिन वो उसके साथ काफी अहंकारी बर्ताव कर रही थी। इसी बीच रे एमा को कॉल करता है ताकि सुबह अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग सके, पर तभी अचानक शुरू हो जाता है एक भयानक भूकंप। रे हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखता है कि पूरा लॉस एंजलिस जमीन में धंसता और मलबे में तब्दील होता जा रहा है। वो तुरंत एमा का लोकेशन ट्रैक करता है और बिना एक पल गंवाए उसे बचाने निकल पड़ता है। उधर बेन और उसका भाई ओली को अलविदा कहकर ब्लैक डैनियल के साथ बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ भी भूकंप शुरू हो जाता है। तेज झटकों की वजह से पूरी बिल्डिंग खिलौने की तरह टूटने लगती है। वे किसी तरह कार लेकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में फंस जाते हैं बेसमेंट में। डैनियल किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल जाता है, पर ब्लैक का पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंस जाता है। इस स्थिति में उसे मदद करने के बजाय डैनियल डरकर उसे वहीं अकेला छोड़ देता है और बाहर मदद लाने के लिए भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, उसी वक्त उसके सामने की एक विशाल दीवार गिर पड़ती है। ठीक उसी जगह पर बेन और उसका छोटा भाई ओली भी मौजूद थे। वे डैनियल से सुनते हैं कि ब्लैक बेसमेंट में फंसी हुई है, लेकिन इसके बाद डैनियल का असली चेहरा सामने आता है। वो ब्लैक को बचाने की कोशिश तक नहीं करता और बेहद स्वार्थी तरीके से खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उधर एमा जिस बिल्डिंग में थी उसके आसपास पूरा इलाका तबाही के मंजर में बदल चुका था। भूकंप की तबाही इतनी भयानक थी कि वो किसी भी वास्तविक सीन को मात देती थी। हर तरफ बिल्डिंग गिर रही थी, सड़कें फट रही थी और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। इसी बीच रे हेलीकॉप्टर लेकर उस इलाके में पहुंचता है और ऊपर से एमा को ढूंढने लगता है, लेकिन इतनी भयंकर तबाही के बीच वह समझ नहीं पाता कि उसे कहां तलाशे। वहीं एमा के आसपास सब कुछ टूटा गिरता जा रहा था, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर बिल्डिंग की छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि रे उसे बचाने जरूर आएगा। छत पर पहुंचते ही एमा अपनी आंखों से देखती है कि उसका शहर किस भयानक तबाही का शिकार हो चुका है। विशाल बिल्डिंग कुछ ही पलों में जमीन में समा रही थी। वो नजारा इतना डरावना था कि मानो कल्पना से भी परे हो। इसी बीच रे दूर से एमा को देख लेता है और तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उस बिल्डिंग में गैस लीक हो जाती है और भीषण आग लग जाती है। अब उस जलती हुई बिल्डिंग्स के बीच एमा के लिए रे तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तभी रे एक शानदार आइडिया लगाता है। वो एक बाल्टी को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाता है और एमा से कहता है कि वो उस पर छलांग लगा दे। उधर बिल्डिंग तेजी से टूटती जा रही थी, इसलिए एमा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी पल में छलांग लगाती है और रे समय रहते उसे पकड़ लेता है। फिर उसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में खींचकर ऊपर ले आता है। इसी दौरान ब्लैक अपने पिता रे को सेलफोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण वे समझ नहीं पाते कि ब्लैक कहां फंसी हुई है। फिर भी रे को महसूस होता है कि उसकी बेटी किसी बड़े खतरे में है। वो एमा से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को जरूर बचाएगा। वे बिना एक पल गंवाए सैन फ्रांसिस्को की ओर रवाना हो जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक बाप की अपनी बेटी को बचाने की मिशन। उधर अकेली और डरी हुई ब्लैक अब भी डैनियल के लौटने का इंतजार कर रही थी, पर उसे क्या पता था कि डैनियल उसे छोड़कर भाग चुका है। तभी जमीन फिर से हिलने लगती है और ब्लैक की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उसी वक्त बेन और उसका छोटा भाई ओनली वहां पहुंचते हैं उसे बचाने के लिए। काफी मेहनत के बाद वे ब्लैक के पैर पर पड़े भारी पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाते हैं और आखिरकार उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद जब वे तीनों ब्लैक, बेन और ओली वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर पहले ही मलबे और धूल में तब्दील हो चुका है। चूंकि ब्लैक एक फायर फाइटर की बेटी थी, इसीलिए उसे अपने पिता से ऐसे इमरजेंसी हालात में क्या करना चाहिए इसकी अच्छी इंफॉर्मेशन थी। जब उसे एहसास होता है कि मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका है तो उसके दिमाग में आता है कि शायद अब भी लैंडलाइन फोन काम कर रहा हो। वो बेन और ओनली को साथ लेकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ढूंढने निकल पड़ती है जहां उन्हें लैंडलाइन मिल सके ताकि वे अपने पिता से कांटेक्ट कर सकें। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर लॉरेंस अब भी इस भयंकर भूकंप पर रिसर्च में जुटे होते हैं। थोड़ी देर पहले आया भूकंप 9.1 स्पीड का था, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा
भूकंप माना जा रहा था। लेकिन लॉरेंस यह देखकर चौंक जाते हैं कि इतने बड़े भूकंप के बाद भी जमीन के नीचे की सिस्मिक एक्टिविटी कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। इसका मतलब साफ था, यह भूकंप आखिरी नहीं था, बल्कि अब जो आने वाला है वो इससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसलिए वह एक पल की भी देर किए बिना अपने यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को साथ लेकर सारे न्यूज चैनल्स को हैक करवा देता है और अपनी चेतावनी का इमरजेंसी ऐलान पब्लिश कर देता है। क्योंकि यह न्यूज सिर्फ प्रोफेसर लॉरेंस के पास थी, इसलिए उसे किसी भी तरह पूरे देश को चेतावनी देना जरूरी था कि अब जो अगला भूकंप आने वाला है वो पहले वाले से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। उसने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे जल्द से जल्द शहर छोड़कर खुले या सुरक्षित इलाकों की ओर निकल जाए, क्योंकि कुछ ही घंटों में और बड़ा भूकंप आने वाला है। जब यह समाचार पूरे देश में फैल गया तो लोग अपने घर छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक पहले ही एक दुकान में पहुंच चुकी होती है जहां उसे लैंडलाइन फोन मिल जाता है। वो तुरंत अपने पिता रे को कॉल करती है। ब्लैक की आवाज सुनकर रे को जैसे जीवन वापस मिल जाता है। वो राहत की सांस लेता है। वो तुरंत अपनी बेटी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो शहर की सबसे ऊंची स्टील टावर बिल्डिंग पर पहुंच जाए, ताकि वह वहां से उसे आसानी से हेलीकॉप्टर के जरिए बचा सके। उधर ब्लैक जब अपनी माँ एमा को बताती है कि उसकी माँ का होने वाला पति डैनियल उसे मौत के लिए छोड़कर भाग गया, तो एमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत डैनियल को वॉइस मैसेज भेजती है, अगर तुम अभी तक जिंदा हो तो याद रखना, मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर रे मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि चाहे हालात कितने भी खराब हों, उसकी नजरों में एमा और उसकी बेटी अब भी उसके जीवन की सबसे बड़ी हैं। तभी एमा और रे के बीच एक अजीब खिंचाव महसूस होता है। एमा रे से पूछती है कि आखिर उनके रिश्ते में ऐसा क्यों हो गया, लेकिन रे की आंखों में देखकर साफ लगता है कि वह इस बारे में कुछ कहना चाहता ही नहीं। वे इसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक और खतरनाक घटना घटी है। जो हेलीकॉप्टर में वे सफर कर रहे थे उसमें इंजन फेल हो जाता है। रे समझ जाता है कि अब उनके पास क्रैश लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो एमा को मजबूती से पकड़ता है और पूरी कोशिश करता है कि हेलीकॉप्टर को सेफ तरीके से उतारा जाए। लैंड करने के बाद वे देखते हैं कि पूरे देश में कुछ लोग दुकानों से लूटपाट कर रहे हैं। असल में सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में ऐसे बदतमीज लोग कभी खत्म नहीं होते। रे अब वहां और नहीं रुक सकता। वो एक दुकान लॉट कर रहे आदमी की गाड़ी हाईजैक करता है और ब्लैक को बचाने निकल पड़ता है। मतलब जैसा कहें चोर के ऊपर थप्पड़। रास्ते में जाते हुए उसे 2 बूढ़े लोग आगे बढ़ने से रोकते हैं। शुरुआत में उसने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब थोड़ी दूरी पर पहुंचता है तो जो सीन सामने आता है वो बूढ़े लोग भी डर से कांप उठते हैं। वे देखते हैं कि इस भूकंप के कारण एक विशाल क्षेत्र फटकर 2 हिस्सों में बंट गया है। असल में यही था सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन, जो भूकंप की ताकत से पूरी तरह अलग हो गई थी। इसके बाद वे दोनों बूढ़ों के पास लौटते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं उनकी सावधानी और चेतावनी के लिए। यहाँ रे ध्यान देता है कि वह बूढ़ा आदमी एक रिटायर्ड पायलट है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई न कोई एयरक्राफ्ट जरूर होगा। रे जब उससे मदद मांगता है तो वो आदमी अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट उन्हें दे देता है उनकी गाड़ी के बदले, क्योंकि उस वक्त उस आदमी को गाड़ी की ज्यादा जरूरत थी और रे को चाहिए था आसमान का रास्ता। ये प्लेन मिलते ही जैसे उनकी किस्मत ही बदल गई। इसका फायदा कितना बड़ा था वो शब्दों में बताना मुश्किल है। यहीं कई सालों बाद रे आखिरकार अपने दिल की बात एमा से साझा करता है। वो कहता है कि मैलोरी की मौत के लिए वो हमेशा खुद को दोषी मानता आया है, क्योंकि एक रेस्क्यूअर होते हुए भी वो अपनी ही बेटी को नहीं बचा पाया। यही दर्द उसने अपने अंदर दबा लिया था और धीरे धीरे वो एमा और फैमिली से दूर होता चला गया। एमा अब रे की बात समझती है। वो उसे दिलासा देती है और कहती है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, शायद किस्मत में यही लिखा था, लेकिन अब टूटकर जीने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिर से नया सफर शुरू करना होगा। इस तरह उनके बीच की सारी गलतफहमियां मिट जाती हैं। इसके बाद दोनों फिर से फ्लाइट लेकर आसमान में उड़ान भरते हैं अपनी बेटी को बचाने के मिशन पर। लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा रे ऊपर से देखता है वो देखकर उसका खून जम जाता है। पूरा शहर तबाही में बदल चुका था, यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक ध्वस्त हो चुका था, टूटा फटा और पूरी तरह बर्बाद। इसका मतलब था कि अब वहां लैंड करना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसी हालत में रे अचानक एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। रे ने उस प्लेन को ऑटोमेटेड मोड में सेट कर दिया और एमा के साथ फ्लाइट से छलांग लगाने का निर्णय करता है। लेकिन एमा ने जीवन में कभी पैराशूट के साथ छलांग नहीं लगाई थी, इसलिए वह शुरू में इसमें सहमति नहीं दे रही थी। लेकिन रे पर भरोसा करके अंत में वह उसके साथ फ्लाइट से कूदी है। रे उसे बहुत ही सेफ तरीके से लैंड कराता है एक बेसबॉल स्टेडियम में। यहीं से थोड़ी दूरी पर थी वही स्टील टावर जहां रे ने ब्लैक को पहुंचने के लिए कहा था। उधर ब्लैक, बेन और ऑनली मिलकर उस टावर की तलाश कर रहे थे और आखिरकार उसे ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन वहां टावर के आसपास भयंकर आग लगी हुई थी। इसका मतलब है कि इस समय उनके लिए टावर तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और वे वहीं फंस जाते हैं। लेकिन वे अभी भी टावर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ब्लैक अपने पिता को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी और ऐसी स्थिति में बेन और ऑनली भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तभी ब्लैक बताती है कि चूंकि मेरे पिता ने मुझे ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा है तो इसका मतलब है कि हमें इस टावर से भी ऊंची जगह पर जाना होगा। ऑनली तुरंत कहता है कि आसपास की सबसे ऊंची जगह नौवी की पहाड़ी है। इस पर सब तय करते हैं कि वे उसी पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच
बीच सैन एंड्रियास फॉल्ट में एक और विशालकाय भूकंप शुरू हो जाता है। इस भूकंप की ताकत पिछले भूकंपों से इतनी अधिक थी कि आसमान तक फैली इमारतें भी टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगती हैं, जैसे सब कुछ ताश के पतों की तरह टूट रहा हो। बस सोचो, अगर तुम वहां होते तो तुम्हारा मन कैसा होता। इधर लॉरेंस अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर भूकंप की रिसर्च और सिस्मिक एक्टिविटी को ट्रैक करता रहता है। उधर रे और एमा जो स्टेडियम में थे, वो भी इस भूकंप से हिलकर और टूटकर गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा शहर धूल और मलबे में बदल जाता है। रे और एमा न केवल अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंत में रे तो एक रेस्क्यूअर ही है, जहां रे की जिम्मेदारी थी कि वह खुद से पहले दूसरों की जान की सुरक्षा करे। उधर ब्लैक उसी भयंकर भूकंप के बीच गिरती हुई बिल्डिंग के बीच फंस जाती है। चारों तरफ का सीन जैसे खिलौनों की तरह बिखर रहा था। इसी दौरान ऊपर से गिरते कांच के टुकड़े से पेन का पैर घायल हो जाता है। फिर भी वे किसी तरह उसे पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। भूकंप रुकने के बाद रे उस स्टील टॉवर को देखता है जहां उसने ब्लैक को पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन टॉवर की स्थिति देखकर उसे समझ आता है कि ब्लैक यहां नहीं होगी, शायद वह किसी और पहाड़ी की चोटी पर आश्रय लेने गई होगी। तभी रे एक नई योजना बनाता है। वे सीधे समतल रास्ते से नहीं, बल्कि एक बोर्ड लेकर सामने वाली पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वे बोर्ड पर चढ़ते हैं, रे ध्यान देता है कि समुद्र का पानी कम होने लगा है। इससे उन्हें समझ आता है कि भयंकर सुनामी आने वाली है। इसी बीच ब्लैक भी सुनामी की सायरन सुनकर अपना निर्णय बदल देती है। अब वे पास की ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाने का फैसला करते हैं। पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर एक मनस्टर जैसी सुनामी के लिए तैयार है। उस सुनामी की लहरों की ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी, जो कुछ ही पलों में शहर पर धावा बोलती है। रे के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। वह लहर आने से पहले उस पर चढ़ने की पूरी कोशिश करता है और अपनी कुशलता और साहस के चलते वे किसी तरह खुद को लहर पर चढ़ाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि सुनामी अपनी तबाही जारी रखती है। पूरा शहर मलबे और पानी में डूबता जाता है। इसी बीच हमें फिर से वह स्वार्थी डैनियल दिखाई देता है, जो अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज की ओर भागता है। लेकिन इस बार डैनियल की किस्मत साथ नहीं देती। सुनामी की भयंकर ताकत के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। उधर ब्लैक भी पूरी कोशिश करके बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो जाती है। लेकिन इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद वे देखते हैं कि सुनामी का पानी उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ ही क्षणों में वे सभी पानी की विशाल लहरों में फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह अपने साहस और प्रयास से वे ऊपर की मंजिल पर चढ़कर खुद को सेव कर लेते हैं। इसी बीच रे और एमा अपनी बेटी ब्लैक को खोजने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। शहर की भयंकर तबाही देखकर एमा पहले ही मान चुकी थी कि शायद वे कभी अपनी बेटी को नहीं पाएंगे, लेकिन रे का विश्वास अडिग था कि वह अपनी बेटी को जरूर ढूंढेगा। रे आसपास देखता है और पाता है कि एक बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। वो सोचता है कि शायद ब्लैक वहीं हो सकती है। वे बिल्डिंग के आसपास तलाश करते हैं और ब्लैक के करीब पहुंचते हैं, लेकिन कई बार घूमने के बावजूद ब्लैक दिखाई नहीं देती। इसलिए वे थोड़े हतोत्साहित होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी ब्लैक अपनी माँ और पिता को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बुलाती है, लेकिन विशाल कांच की दीवारों के कारण रे और एमा उसे सुन नहीं पाते। इसलिए वे बोर्ड को घुमाकर दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं। ठीक उसी समय ओनली की सूझबूझ काम आती है। वह ब्लैक को उसके पास रखे लेजर लाइट देता है, जो उसने सबसे पहले दुकान से उठा लिया था। इस तरह ब्लैक अपने पिता रे का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाती है। माँ बाप अपनी बेटी को सुरक्षित देकर अति उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन उसी क्षण एक भयंकर झटके के कारण वह बिल्डिंग नीचे की ओर गिरने लगती है। उनकी आंखों के सामने ब्लैक पानी की गहराई में खो जाती है। असल में यह बिल्डिंग धीरे धीरे ढह रही थी। ब्लैक और उसके साथ लोग कम से कम 2 मंजिल पानी के नीचे चले जाते हैं। बेन और ओली ऊपर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक किसी कमरे में फंस जाती है। ये सब देखकर रे निर्णय लेता है कि वह अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाएगा। एक पल भी गंवाए बिना वह पानी में छलांग लगाता है। रे डाइव करके पानी के नीचे जाता है और पाता है कि ब्लैक पहले से ही एक कमरे में फंसी है, जहां अब तक थोड़ी जगह बची थी सांस लेने के लिए। रे तुरंत कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फंसा होने के कारण दरवाजा लॉक हो गया था। फिर भी वह प्रयास करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन रे कुछ भी कर पाने में असफल था। इस बीच वह कमरा भी पूरी तरह पानी से भर गया था। ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वो समझ गई कि अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक अपने पिता को अंतिम विदाई देती है और बेहोश होकर पानी में डूबने लगती है। रे अपनी आंखों के सामने यह सीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुका था, लेकिन इस बार वह अपनी दूसरी बेटी को मरते नहीं देख सकता। इसलिए वह पागलों की तरह सब कुछ भूलकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और अंततः जब दरवाजा टूट जाता है, वो एक पल भी गंवाए बिना ब्लैक को बाहर निकालता है। ऊपर पहुंचते ही उसे लगता है कि ब्लैक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। उसकी सांस और हृदय गति भी बंद हो चुकी थी। रे तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू करता है। इसी बीच वह बिल्डिंग पूरी तरह ढहने लगती है। ये सीन देखकर एमा तुरंत बोर्ड जलाकर बिल्डिंग के अंदर जाती है और अंतिम क्षण में सबको सुरक्षित बाहर निकालकर निकल आती है। ठीक इसके तुरंत बाद वही बिल्डिंग पानी में पूरी तरह समा जाती है। उधर ब्लैक बिल्कुल सांस नहीं ले रही थी। रे अपने करीब होने के बावजूद अपनी बेटी
को खोने का ख्याल सह नहीं सका, इसलिए वह पागलों की तरह अपनी बेटी के सीने पर बार बार CPR करता है और भगवान से प्रार्थना करता है। उसका विश्वास अडिग था कि वह अपनी दूसरी बेटी को किसी भी हालत में नहीं खोएगा। कुछ समय बाद ब्लैक फिर से सांस लेने लगती है। अंततः एक पिता के अडिग विश्वास और प्यार की वजह से उसकी बेटी को जीवन वापस मिलता है। इस तरह फिल्म के अंतिम सीन में देखा जाता है कि भयंकर भूकंप रुक चुका है और पूरी मीडिया में लॉरेंस के इर्द गिर्द हंगामा मच चुका है। रे और एमा अपने तलाक के फैसले से पीछे हट जाते हैं। इसी बीच बेन भी अपने दिल की बात ब्लैक को बता देता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। फिर सभी लोग अपने शहर को नए सिरे से बनाने और सजाने के काम में जुट जाते हैं। इसी सीन के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।